एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति राज, तुम्हारा एजुकेशनल भैया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर को। ये चैप्टर तुम्हारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है और इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा है तो कर लो, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पर इस पूरे चैप्टर की नोट्स तुम्हें देखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट चैप्टर को। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे 10th में मैं तुम्हें इंग्लिश और सोशल साइंस अच्छे से समझाने वाला। और इस वीडियो को मैं अपने फ्रेंड सुधांशु के साथ मिलकर पढ़ा रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो किसी भी चीज को बेहतर बनाने को डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखो, इस दुनिया में हर किसी के लिए ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना, ये अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी में काम करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट यही होगा कि उनके वेजेस को, उनके इनकम को बढ़ा दिया जाए। सपोज अभी उनको दिन का 400 या 500 मिल रहा है, अगर उसे हम बढ़ा के 600-700 कर दे, तो वो उन लेबर्स के लिए, मतलब मजदूरों के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। वही जो फार्मर्स है, उनके लिए डेवलपमेंट होता है कि उनके जो क्रॉप्स हैं, जो वो उगा रहे हैं, उनका उन्हें अच्छा वैल्यू मिल जाए, मतलब कि उनके क्रॉप्स का उन्हें हाई वैल्यू मिल जाए, ज्यादा पैसे मिल जाए। वही तुम देखोगे कि आजकल के लॉन्डो का डेवलपमेंट है कि उन्हें अच्छा सा स्पोर्ट्स बाइक मिल जाए और वो मस्त शहर में घूम के छपरी गिरी करे। वहीं कुछ लड़कियों के लिए डेवलपमेंट है कि वो अच्छी डांसर बन जाए। अब देखो, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, ये सब एग्जांपल तुम्हारे बुक में ही देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हें और अच्छे एग्जांपल से बताऊं तो मेरी मम्मी के लिए डेवलपमेंट ये होगा कि मैं अच्छे से गवर्नमेंट जॉब कर लूं और एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लूं। लेकिन वही मेरे लिए डेवलपमेंट ये होगा कि जल्दी से मेरा 1 मिलियन हो जाए और मेरा गोल्डन प्ले बटन मेरे पास आ जाए, जो तुम लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई होप सो इतने एग्जांपल्स क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो डेवलपमेंट होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। डैम बनाना कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि उससे शहर में पानी आएगा, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा। लेकिन वहीं डैम बनाना कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं भी होता, जैसे कि वो लोकल लोग जो डैम के आसपास ही रहा करते थे, जिन्हें डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण वहां से हटा दिया गया। तो ये उन लोकल लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो चलो तुम्हारे बुक से भी लाइन पढ़ के तुम्हें समझा देता हूँ। What may be development for one may not be development for other. It may be destructive. मतलब जो चीज तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। अब देखो, जो डेवलपमेंट है वो मैटेरियलिस्टिक और नॉन मैटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। चलो ये भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है घर लेना, गाड़ी लेना, नए नए लग्जरी जूते और कपड़े लेना। लेकिन वही नॉन मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है इक्वालिटी होना, फ्रीडम होना, अच्छी दोस्ती होना, फ्रेंडशिप होना। तो ये सब नॉन मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का एग्जांपल हो सकता है। अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछता हूँ, तुम लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करना। एक कॉर्पोरेट वर्कर है, मतलब एक इंसान का प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा है, जहाँ पे उसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसे इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। और क्योंकि उसका कोई ऐसे छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा है, तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, मतलब कभी भी उसे जॉब से निकाला जा सकता है और उस कंपनी में उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। तो क्या ये जॉब लगना उसके लिए डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। 1 2 3। आई होप सो तुमने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसका आंसर है वो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बस मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसके पास नॉन मैटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, मैटेरियलिस्टिक फैक्टर भी और नॉन मैटेरियलिस्टिक फैक्टर भी। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो। अब देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज तो क्लियर है कि तुम इस वीडियो के हेल्प से अच्छे से नोट्स भी बना लोगे और अच्छे से चैप्टर को भी समझ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ से तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ ओसवाल क्वेश्चन बैंक बुक्स। और ये जो बुक है ना, ये 100% अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। और इसके साथ साथ इस बुक में तुम्हें बोर्ड्स के फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे बुक में 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और तुम खुद से बिल्कुल किसी बोर्ड के एग्जामिनर की तरह अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन है, वो भी बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ओसवाल के बुक्स में तुम्हें कुछ एक्सक्लूसिव चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और मेमोनिक्स। इस पूरे बुक में क्वेश्चंस के अलावा 500 से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया गया है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम में भी ओसवाल बुक्स को ही प्रेफर किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर चाहो तो जाके परचेज कर सकते हो। यहाँ तक तुम लोगों ने समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है, और हमने बेसिकली समझा कि एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। अब हम जानेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि देश के विकास के बारे में, और कंट्री के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। देखो, अगर तुम देश के अलग अलग लोगों से पूछोगे ना कि आखिर डेवलपमेंट उनके लिए क्या मीन करता है, यानी कि वो किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं, तो सभी लोग तुम्हें अलग अलग चीजें बताएं। कुछ लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है,
कुछ लोग बोलेंगे अच्छा हेल्थ केयर होना डेवलपमेंट है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं अच्छा एजुकेशन होना डेवलपमेंट है, वहीं कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं महंगाई का कम होना यानी कि इन्फ्लेशन का कम होना वो डेवलपमेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान की राय डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग है। अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो तुम ये लिखोगे द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। और इसके एग्जाम्पल्स होंगे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो देखो अभी तक मैंने तुम्हें जो भी डेवलपमेंट का मतलब बताया यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है पैसों से। ये पैसे कहाँ से आते हैं? जो हम टैक्स भरते हैं यानी कंट्री के सिटीजन जो टैक्स देते हैं उससे जो भी कंट्री इनकम करती है वो उसे डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है। तो जब भी हमें किसी भी दो कंट्री को कंपेयर करना होता है, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है, यानी कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है पैसा यानी कि इनकम। तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उसका इनकम भी बढ़ते या घटते रहता है। तो इसके बजाय हम यूज करते हैं एवरेज इनकम का, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो कंट्री के पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंट्री का जो टोटल इनकम है यानी कि सारे लोगों को मिला के जो भी कंट्री में इनकम हो रहा है उसको अगर हम कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाता है। इसे हम एक एग्जांपल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम छोटा सा कंट्री है जिसमें सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं और उनका अलग अलग इनकम है। किसका इनकम 5 रुपया है, किसी का इनकम 3 रुपया है, किसी का इनकम 4 रुपया है, किसी का इनकम 8 रुपया है। तब हम इनका पर कैपिटा इनकम कैसे निकालें? तो देखो पहला इनका जो भी इनकम है इन सबको ऐड करेंगे। हर एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल इनकम है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे एग्जांपल में ये निकल के आ जाता है 20 और उसे हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, यानी कि हमारे पास कितने लोग हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 लोग हैं तो हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा वो होगा 5 रुपीज। तो यहाँ तक तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है और किस तरह से हम इसका यूज करके किसी भी दो कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते अब अगले टॉपिक पे। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना वो हर साल एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने, जो ये क्राइटेरिया सेट करता है कि कितने इनकम के ऊपर वाले लोग अमीर होंगे यानी कि रिच कंट्रीज में काउंट होंगे और कितने इनकम के नीचे वाले लोग पुअर कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होंगे। तो 2019 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जिन भी कंट्रीज का 49,300 या उससे ऊपर का इनकम होता है तो उन्हें हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज बोलते हैं, और जिन भी कंट्रीज का 2,500 या उससे कम का इनकम होता है तो उसे हम लो इनकम या फिर पुअर कंट्रीज बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इनकम है वो है $6,700 पर एनम, इसलिए इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है। लो मिडिल इनकम कंट्री यानी इंडिया ना तो बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है, हम दुनिया में मिडिल क्लास लोगों में काउंट होते हैं। तो ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और कुछ छोटे मोटे कंट्रीज को काउंट नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था कि सिर्फ इनकम ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट को देखने का। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में फ्रीडम, हेल्थ केयर, एजुकेशन ये सब अच्छा नहीं है, इसलिए इन कंट्रीज को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में काउंट नहीं किया जाता है। अब हम अपने कंट्री के कुछ स्टेट्स को कंपेयर करेंगे अलग अलग क्राइटेरिया में, ये देखने के लिए कि कौन सा स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है। इससे तुम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग क्राइटेरिया काम करता है और उनका मतलब क्या होता है। तो जो 3 स्टेट्स को हम कंपेयर करने वाले हैं वो है हरियाणा, केरला और बिहार। इन्हें हम 4 बेसिस पे कंपेयर करेंगे। पहला तो है पर कैपिटा इनकम, जिसका मतलब मैंने तुम्हें पहले बता चुका है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा लिटरेसी रेट और चौथा नेट अटेंडेंस रेशियो। बाकी क्राइटेरिया को हम एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं पर कैपिटा इनकम से। तो जो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है वो है 2,36,147, जो कि इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,04,105 और बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 40,982। अब हम जानते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं। तो जब भी 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से कितने बच्चों का 1 साल की उम्र को भी कंप्लीट करने से पहले डेथ हो जाता है खराब हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 है, यानी कि हरियाणा में जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 30 का डेथ हो जाता है खराब हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण। वहीं केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 7, जो कि बहुत अच्छा है और तीनों स्टेट्स में सबसे बेटर है। बिहार का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 32, जो कि हाईएस्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ, जो है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट परसेंटेज होता है उन लोगों का जो पढ़े लिखे हैं और वो 7 साल के ऊपर की एज के हैं। हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वो है 82, यानी कि हर 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं और वो 7 साल के ऊपर के हैं। वहीं केरला का लिटरेसी रेट कंट्री में सबसे हाईएस्ट है, जो कि है 94%, और बिहार का लिटरेसी रेट है 62%।
100%। अब बात करें अपने अगले और आखिरी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मतलब होता है? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं 14 से 15 साल के, उनमें से कितने लोग रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं, से हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, केरला का 83 है जो कि हाईएस्ट है, और वहीं बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो है 43। इस डेटा और इस टेबल को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है पर कैपिटा इनकम को छोड़ के केरला जो है वो बाकी सारी क्राइटेरिया में टॉप पे आता है और वो बाकी सारे स्टेट से बेटर डेवलप्ड है। वहीं हरियाणा के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तो है पर बाकी बेसिस में वो बहुत ही पुअर परफॉर्म करता है। वहीं बिहार किसी भी चीज में बेटर नहीं है, तो उन्हें काफी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी कि तुम्हारे पॉकेट में जो पैसा है वो हर चीज नहीं खरीद सकता है। यानी कि तुम अपने पैसों से घर, गाड़ी, कपड़ा ये सब तो खरीद सकते हो, पर क्या तुम पैसों से एक अच्छा क्लीन इन्वायरमेंट खरीद सकते हो? तुम्हें पॉल्यूशन के कारण एलर्जी हो सकती है, तो क्या तुम उसे पैसों की मदद से रोक सकते हो? नहीं ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता। अब देखो, अगर तुम पिछले वाले चार्ट में नजर डालोगे तो देखोगे कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा लो है। इवन दो केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है। तो आखिर केरला इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर ले रहा है? लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना बेटर कैसे है? तो इसके 3 रीजंस है। पहला, केरला में बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। दूसरा, केरला में बहुत अच्छी तरह से पीडीएस सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। पीडीएस सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल दे तो तुमने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, स्पेशली जो लोग गरीब होते हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो यही पीडीएस सिस्टम केरला में बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। और फिर तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि केरला में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए एंड इन सब रीजंस के कारण ही केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा लो है, पर कैपिटल लो होने के बावजूद। अब हमारा अगला टॉपिक है बीएमआई, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई हम ये जानने के लिए मेजर करते हैं कि हम मोटे हैं कि पतले हैं या फिर बहुत ज्यादा पतले हैं। लेकिन अब बात आता है कि हम बीएमआई को मेजर कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपना वेट डालना है और डिवाइड कर देना है अपने हाइट से, और जो तुम्हारा वेट होगा वो केजी में होगा और जो तुम्हारा हाइट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा, अगर वो 18 से कम हुआ मतलब तुम अंडर वेट हो, अगर वो 18 से 25 के बीच में हुआ मतलब तुम नॉर्मल हो, ना ज्यादा मोटे हो ना ज्यादा पतले हो, और अगर वो 25 से ज्यादा हुआ इसका मतलब तुम ओवर वेट हो। तो तुम्हें समझ में आ गया, बस वेट बाई हाइट कर देना है। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़का है, उसका वेट 120 केजी है और उसकी हाइट 2 मीटर है। तो हम सीधा करेंगे 120/2 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि मीटर हमेशा स्क्वायर में रहेगा। तो इसलिए जो तुम्हारा फाइनल यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रहा है वो होता है 120/4 दैट इज 30। एंड यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा ओवरवेट है। अब हम लोग जल्दी से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं। अब ये कैसे निकाला जाता है? हम कंट्रीज के एजुकेशन, इनकम और हेल्थ को कंपेयर करते हैं एंड उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकालते हैं। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में जाने, हमें सबसे पहले एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हर कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 69 to 70 इयर्स है। अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 69.7 इयर्स है। हाँ आई नो बहुत ज्यादा कम है, रोने वाली बात है, लेकिन अभी चैप्टर पे फोकस करते हैं, बाद में रो लेना। हमारा अगला टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में तुमने ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर आज हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देंगे या रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर देंगे तो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स नहीं बचेगा। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर देंगे तो इन्वायरमेंट इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छे से लाइफ को नहीं जी पाएगा, उन्हें बीमारियां होंगी। हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में तो पढ़ा ही है, तो हमें कोशिश करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करना है ताकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेव कर सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए।